ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में अपनी अगली कड़ी को हमने कल जहां से समाप्त किया वहीं से प्रारंभ करते हैं। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने देखा था, प्रारंभ में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। हमने राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले मरुस्थल के बारे में, मध्य में अरावली, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठार में बांटा था, जिसका कल हमने मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने मध्य अरावली जो राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैली उसके बारे में अध्ययन किया था। उसी अरावली श्रृंखला को हमने प्रारंभ किया था और अरावली के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और उसके बाद देखा था अरावली को हमने 3 भागों में विभक्त किया था। यह अरावली श्रृंखला राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है, जिसे हमने 3 श्रृंखलाओं में 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। हमने बांटा था दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली। कल हमने दक्षिण अरावली के बारे में देखा था। दक्षिण अरावली को देखा था जिसका सर्वाधिक विस्तार सिरोही, उदयपुर व राजसमंद जिले में है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। यहाँ पर दिखाई देने वाली भू आकृतियों के बारे में भी हमने कल अध्ययन किया था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पठार जैसे घोराट, घोमट, उपरमल का पठार, मानदेसरा का पठार, मेसा का पठार, लसड़े का पठार, उगड़ा की पहाड़िया, गिरवा, जरगा, देशहरो आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ में हमने अंतिम रूप से दर्रों के बारे में भी अध्ययन किया था। दक्षिण अरावली के मुख्य दर्रे यानी कि तंग रास्ता, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम अरावली की श्रृंखला नेक्स्ट श्रेणी मध्य अरावली का अध्ययन करेंगे। मध्य अरावली राज्य के मध्य में अजमेर जिले में फैली हुई है। अजमेर जिले की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। अजमेर जिले में जो अरावली की श्रृंखला है उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। इनका रूप सर्पिलाकार, अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार रूप होने के कारण इन्हें नाग पहाड़ियां भी कहा जाता है। हमसे पूछा जाए मध्य अरावली की ऊंची चोटी, तो मध्य अरावली की ऊंची चोटियों की बात करें तो टोड़ा मोराम जी या मोराए जी, यह मध्य अरावली की ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 933 मीटर। यदि यह नहीं मिले हमें तो नेक्स्ट ऊंची चोटी है तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। और तीसरी ऊंची चोटी है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी की ऊंची चोटी है 795 मीटर। यह तीसरी ऊंची चोटी। इस प्रकार यह मध्य अरावली की ऊंची चोटियां हैं। मध्य अरावली की ऊंची चोटियों में देखा जाए तो मिले टोडामोराम जी 933 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर और नाग पहाड़ी 795 मीटर। तीनों ही श्रृंखलाएं अजमेर में है। अजमेर जिले में मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है। मध्य अरावली में अरावली का निम्नतम भाग पुष्कर घाटी ही पाई जाती है। इसी क्षेत्र में हमने कल बात करी थी क्रेटर झील की। इस यहीं पर क्रेटर झील, ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील, पुष्कर झील। इस प्रकार इस राज्य में 2 क्रेटर झीलें हैं ज्वालामुखी निर्मित, एक सिरोही में नक्की झील व दूसरी पुष्कर झील। अजमेर में बात करें तो हमें यहाँ पर एक दर्रा या नाम मिलता है जिसे शिवपुरी दर्रा या सुरा दर्रा कहते हैं। तो शिवपुरी या सुरा दर्रा NH58 जो नवीनतम नाम के आधार पर NH58 जो पूर्व में 8 नंबर का भाग था वो हमारा इसका भाग है। और जो दर्रे का नाम है वह है सुरा दर्रा या इसे शिवपुरी दर्रा कहते हैं, जो ब्यावर को अजमेर से जोड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर मध्य अरावली में स्थित दर्रा। तो इस प्रकार यह हमारी मध्य अरावली थी। अजमेर में इन पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। इन्हीं पहाड़ियों की ऊंची चोटी टोडामोराम जी, तारागढ़, नाग पहाड़ी, अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियों को नाग पहाड़ी कहा जाता है। इन पहाड़ियों में अरावली की निम्नतम भाग पुष्कर घाटी स्थित है। उच्चतम भाग कल हमने बात करी थी गुरु शिखर और निम्नतम भाग पुष्कर घाटी है। और यहीं पर पुष्कर झील है जो ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। इस प्रकार राज्य में 2 क्रेटर झीलें हैं, एक पुष्कर झील और दूसरी है नक्की झील। आगे बढ़ते हैं, हम अरावली को ही आगे देखते हैं। अरावली आगे जयपुर, दौसा और अलवर जिले में, लेकिन इसका कुछ भाग सीकर तक है, झुंझुनू तक है। वो मुख्य अरावली के विस्तार देखें तो हमने कल बात की थी, तो यहाँ पर जयपुर, दौसा और अलवर जिला यहाँ पर मुख्य रूप से। इसके अलावा इसके अवशेष सीकर में मिलते हैं, हमें झुंझुनू में मिलते हैं। देखिए अगली जो हमारी श्रृंखला है उसे कहते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली बिखरी हुई अवस्था में, यहीं से अरावली यहाँ पर बहुत कम विस्तार पाया जाता है और यहाँ जाकर अरावली वो बिखरी हुई अवस्था में, जैसे जयपुर में हम कहते हैं सेवर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां। जयपुर में देखें कौन सी पहाड़ियां मिलती हमें, सेवर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां। ये कहां पर है, जयपुर में। ये दोनों ही जयपुर में।
सीकर में बात करें तो सीकर में देखो खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, हर्षनाग की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के रूप में, क्योंकि अरावली यहां पर बिखरी हुई अवस्था होने के कारण यहां पर अरावली अनेक नामों से जानी जाती। जयपुर में सेवर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, सीकर में खंडेला की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, हर्षनाग की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। इसी प्रकार अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां। अलवर में कौन सी पहाड़ियां हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर में। यहीं पर अलवर में काकनवाड़ी या क्राक्सा का पठार स्थित है। काकनवाड़ी या क्राक्सा, क्राक्सा का पठार स्थित है। कहां पर? अलवर जिले में। तो अलवर जिले में हमें दो चीजें याद रखनी, उदयनाथ की पहाड़ियां व क्राक्सा की पहाड़ियां या काकनवाड़ी का पठार, सॉरी क्राक्सा का पठार या काकनवाड़ी का पठार का संबंध किस जिले से? अलवर जिले से। सेवर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। खंडेला, तोरावटी व हर्षनाग या मालखेत की पहाड़ियों का संबंध कहां से है? सीकर से। यानी कि यहां पर अरावली है वो हमें संगठित रूप से न मिलकर कौन से रूप में मिलती है? विखंडित रूप से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखें उत्तरी अरावली के दर्रों की बात करते हैं। उत्तरी अरावली के दर्रे, उत्तरी अरावली के दर्रों में देखें हम उत्तरी अरावली के जो दर्रे हैं, जिसमें सबसे ऊंचा दर्रा उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दर्रों की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरावली कैसी है? बिखरी हुई अवस्था में। यहाँ पर जो ऊंची चोटियां हैं उनमें बात करते हैं तो रघुनाथगढ़, यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर में कल देखा था हमने 10 ऊंची चोटियों में 1055 मीटर। नेक्स्ट ऊंची चोटी है खो, खो जयपुर की है। एक खो दरिबा हम पढ़ेंगे वो अलवर में है। यह खो ऊंची चोटी कहां पर है? जयपुर में है और इसकी ऊंची चोटी है 992 मीटर। यह ऊंची चोटी कहां पर है? जयपुर में। इसके बाद में ऊंची चोटियों की बात करें, खो के बाद में है बरवाड़ा। बरवाड़ा है, यह बरवाड़ा है वो 786 मीटर और ये भी कहां पर है? जयपुर में। बरवाड़ा के बाद में है बवाई, बवाई भी कहां पर है? जयपुर में है 780 मीटर और ये भी कहां पर है? जयपुर में। बवाई के बाद में हम नेक्स्ट ऊंची चोटी की बात करते हैं बैराट, और बैराट भी कहां पर है? जयपुर में। तो इस प्रकार यह ऊंची चोटियां आपको याद रखेंगे तो निश्चित अभी कोई और भी चोटियां आई तो क्रम से आप जमा कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राजस्थान की ऊंची चोटियों की बात करें उत्तरी अरावली की तो रघुनाथगढ़, खो, बरवाड़ा, बवाई, बैराट। एक बैराज है जो अलवर में है। तो इस प्रकार यह ऊंची चोटियों की बात करें हम तो उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, खो, बरवाड़ा, बवाई और बैराट। तो हमने यह अरावली श्रृंखला को समाप्त किया। फिर से देख लेते हैं हमने अरावली में क्या क्या पढ़ा है। अरावली की ऊंची चोटियों की बात करें, राजस्थान की चोटियों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो एक हमने कल परसों देखी थी, हमने 4 ऊंची चोटियां देखी, 4 चोटियां देखी थी हमने पश्चिमी राजस्थान में। एक देखी थी हमने सबसे पहले वहां पर बात की थी डोरा पर्वत की। डोरा पर्वत के बाद में हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर 3 भाकर थे जिनके बारे में देखा, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल भाकर, क्रमबद्ध रूप से इसराना, रोजा व झारोल। तो डोरा, इसराना और इसके बाद रोजा और झारोल, ये 3-4 श्रेणियां क्रमबद्ध एक उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद में हमने 10 ऊंची चोटियों की बात की थी अरावली की। 10 ऊंची चोटियों की बात करी थी जिसमें हमने सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, गुरुशिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आबू, आबू के बाद में हमने कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। इन 10 ऊंची चोटियों की बात की थी। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर एक पठार है जिसके बारे में बात करी थी हमने, भोराट के पठार। भोराट के पठार से संबंधित हमने देखा था सायरा, जो सबसे ऊंची चोटी है भोराट की 900 मीटर। तो हमने क्रम मैंने बहुत कम लिखवाए हैं, सबका मीटर आपसे याद ना हो तो सायरा है, लीलागढ़ है, नागपनी है और गोगुंडा है। ये क्रम से यहाँ की ऊंची चोटियां हैं। अगर प्रश्न मिलान करो में आए तो कौन सी है? सायरा 900 मीटर है, उसके बाद सिर्फ छोटी चोटियां हैं, सायरा है, लीलागढ़ है, नागफनी है और गोगुंडा। ये यहाँ की कौन से पठार की? भोराट के पठार की ऊंची चोटियां हैं। इसके बाद में हमने एक ऊंची चोटी की बात की थी सज्जनगढ़, यह गिरवा की सबसे ऊंची चोटी थी। इसके बाद में आज हमने बात की मध्य अरावली की ऊंची चोटियां। मध्य अरावली की ऊंची चोटियां हमने देखा टोडामोराम जी, तारागढ़ व नाग पहाड़ी, इसकी ऊंची चोटियां हैं मध्य अरावली की ऊंची चोटियां। अभी हमने बात की उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियां, रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ के बाद में हमारे पास खो है, खो के बाद बरवाड़ा है, बवाई और बैराट है। यह राजस्थान की ऊंची चोटियों से संबंधित है। 2 और ऊंची चोटियों के बारे में हम बात करेंगे जब हम दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ेंगे। तो एक हम बात करेंगे संतुल की, पूर्वी राजस्थान की ऊंची चोटी 553 मीटर बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है, अर्धचंद्राकार पाए जिसे कहते हैं। और एक है चंदनवाड़ी,
517 मीटर, जिसकी बात करेंगे हम मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस प्रकार ये राजस्थान की ऊंची चोटियां हैं। निश्चित इतनी ही चोटियां, अगर आपसे क्रम याद हो जाए, आपको मीटर याद न रहे तो भी क्रम याद रह जाए, तो भी आप उनको कोई कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, अरावली श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। हम आगे बढ़ते हैं राज्य के पूर्वी मैदान की तरफ। राज्य का सर्वाधिक घनत्व रखने वाला भूभाग, राज्य की लगभग 39 से 40% जनसंख्या निवास करती है। कहां पर? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है वो नदियों द्वारा निर्मित भूभाग है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा से निर्मित उपजाऊ भूभाग है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का बसाव है। अरावली के किस ओर है? पूर्व की ओर, जबकि मरुस्थल किस ओर है? अरावली के पश्चिम की ओर। यह मैदान राज्य के कुल भूभाग के 23.3% भाग पर फैला हुआ। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी मैदान की। ठीक है, अब हमने अरावली पढ़ चुके हैं, हम मरुस्थल पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी भू आकृति या तीसरे उच्चावच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा उच्चावच जो राज्य की कुल भूभाग के 23.3% भाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। 39-40 दे रखा होगा, कहीं पर 23 दे रखा होगा, लगभग 39 से 40% जनसंख्या निवास करती है। कहीं पर किताबों में आपको 23% भी मिलेगा, ये तो 23% या 23.3% भाग पर फैला हुआ, जहां राज्य की 39 से 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व इसी भूभाग में निवास करता है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये जिला सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाले जिले हैं। तो इन जिलों में स्थिति पूर्वी मैदान में होने के कारण हम देखते हैं कि पूर्वी मैदान क्या रहता है? सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाली भू आकृति है। नदियों द्वारा निर्मित, इसका निर्माण प्रारंभ प्लास्टोसिन युग में मरुस्थल के साथ में इसका निर्माण 33 साल के बीच रखने से इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था, और वर्तमान में भी ये उस भूभाग में भी निर्माण जारी है, क्योंकि इस भूभाग में नवीन भूरी मृदा नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है, जैसे बनास बेसिन में। तो यह भूभाग 4 बेसिनों में बटा हुआ है। 4 भूभाग की बात करें हम, तो यहां पर देखें हमारे पास 4 भूभाग कौन से हैं। एग्जाम में सिंपल सा आ जाए आपसे तो प्रश्न आए तो एक है माही बेसिन। किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क मरुस्थल का बेसिन है या नहीं, या निम्न में से कौन सी पूर्वी मैदान की बेसिन है या नहीं। तो फर्स्ट माही बेसिन। माही बेसिन के बाद में देखिए हम बनास बेसिन। बेसिन सामान्य भाषा में बात करें तो चारों तरफ की छोटी मोटी नदियां जल लेकर किसी बड़ी नदी में बहती हों, और उस बड़ी नदी के आसपास के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम बेसिन के नाम से जानते हैं। माही बेसिन, बनास बेसिन। बनास बेसिन के बाद में है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन के दक्षिण और देखें तो हमारे पास में नेक्स्ट बेसिन है, वो है चंबल बेसिन। तो इस प्रकार हमारे पास 4 बेसिन है, माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। अब हम एक एक को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितने बेसिनों में बटा हुआ है? 4 बेसिनों में बटा हुआ है। मानचित्र में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेता है। अभी एक हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न भौतिक प्रदेशों को क्रम से जमाइए, या निम्न में से कौन सा क्रम से जमा हुआ है? पूर्व से पश्चिम भौतिक प्रदेश। ऐसा प्रश्न देखो, यह हमारे पास है, यह हमने बात करी थी अरावली। फिक्स होना चाहिए मानचित्र हम जैसे पढ़ता हुआ आ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ा शुष्क मरुस्थल, यहाँ अर्ध शुष्क मरुस्थल, यहाँ पर हमने गग्गर बेसिन, यहाँ पर शेखावटी बेसिन, यहाँ पर नागौर उच्च भूमि, यहाँ पर नागौर उच्च भूमि, और यहाँ पर हमने लोणी बेसिन पढ़ी, और इसको हमने पढ़ा था शुष्क मरुस्थल के बारे में। इसके बाद में अरावली, अरावली का दक्षिण अरावली था, या मध्य अरावली था, और ये उत्तरी अरावली। अब हम आगे किसकी बात कर रहे हैं? हम आगे पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं। मानचित्र भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों को जैसे कि अभी वाले प्रश्न में पूछा था, लाइब्रेरी के प्रश्न में पूछा था कि लोणी बेसिन की उत्तर पूर्व में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप कब बता सकोगे? भौतिक प्रदेशों की स्थिति से लेकर आपको मानचित्र में पता हो। तो ये देखिए हम राज्य के दक्षिण में यहाँ पर माही नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं माही बेसिन। मुख्य रूप से 3 जिले हैं यहाँ पर, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ जिलों के बीच में इस स्थिति को कहते हैं माही बेसिन। इधर से देखते हैं हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सी बेसिन है? बनास बेसिन। मुख्य बात करें तो यहाँ पर 2 जिले मुख्य रूप से हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ बनास बेसिन में भीलवाड़ा और टोंक, मुख्य रूप से 2 दिखाई देते हैं। भीलवाड़ा टोंक वैसे तो राजसमंद है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है, ये भी बनास बेसिन में ही आते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से देखें तो हमारी जो भू आकृतियां दिखाई देती है वो कौन सी, कहां पर? भीलवाड़ा और टोंक में। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो बेसिन है, यहाँ पर जो नदी है उसका नाम है हमारे यहाँ पर बाणगंगा, इसे कहते हैं बाणगंगा बेसिन। और नेक्स्ट बात करते हैं हम नदियों में, यहां से पढ़ेंगे कौन सी बेसिन है? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के देखो
पूर्व में दक्षिण पूर्व का पठार है। इसकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, या अभी हमारे पास समय होगा तो हम इसके बाद बात चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं तो इस तरफ हमारे पास कौन सा पठार है, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। यह है दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखिए दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली के बीच में क्या स्थित है, हमारे पास मैदान स्थित है। अरावली में ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है, और ये इनके बीच का नदियों द्वारा निर्मित क्या है, मैदान है। इस मैदान की देखो नदियों की विशेषता देखो तो अधिकांश नदियां इसकी किस ओर जाती हैं, पूर्व की ओर जाती है, इसलिए इसका ढाल, मैदान का ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। पूरे मैदान का ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। देखिए मैं 3-4 बेसिन में बांट दिया, माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं माही बेसिन। माही बेसिन देखें तो किन जिलों में है, तो देखो यहाँ पर कौन सा जिला है, यह डूंगरपुर, ठीक है। यह कौन सा जिला है, बांसवाड़ा, और यह कौन सा जिला है, प्रतापगढ़। इन 3 जिलों के मध्य में स्थित बेसिन को क्या कहते हैं, माही बेसिन। माही बेसिन यानी कि जिस प्रकार हमारे हाथ धोने का बेसिन होता है, देखा हमने हाथ धोने के बेसिन में क्या विशेषता होती है, चारों तरफ का जल है वो किसी एक पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसी प्रकार देखो यहाँ से जाखम नदी, यहाँ से देखिए सोन नदी है ना, इनकी सहायक नदियां भी हैं छोटी मोटी, और यहाँ पर हमारी सभी नदियों का जल लेकर माही यानी ढाल से एक तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं बेसिन, माही बेसिन। माही बेसिन में जिले देखें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, इन 3 जिलों के मध्य में फैला हुआ। अब यहाँ पर दिखाई देने वाली भू-आकृति देखो, इसको प्राचीन काल में, यहाँ पर अभी भी देखते हैं, रोज पेपर में आता है, बघेरों की अधिकता होती है, पैंथर प्रजाति की बहुत अधिकता होती है। बघेरों की अधिकता के कारण इसे प्राचीन काल में व्याघ्र घाट या व्याघ्रपुरी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए व्याघ्र घाट या व्याघ्रपुरी का संबंध किससे है, तो माही बेसिन से। तो व्याघ्र घाट या व्याघ्रपुरी का संबंध किससे है, माही बेसिन से। फर्स्ट व्याघ्र घाट या व्याघ्रपुरी पूछे आपसे। नेक्स्ट वागड़ कहा जाता है इसे। एक हम पढ़ेंगे बांगड़ या बांगर, दूसरा यह है वागड़। वागड़ यहाँ पर 1178 में सामंत 1878 ईस्वी में सामंत सिंह नामक शासक ने साम्राज्य स्थापित किया था, और इसे वागड़ क्षेत्र कहा था, और इसकी राजधानी बड़ौदा आसपुर को बनाया गया था। बड़ौदा आसपुर इसकी राजधानी थी। गुजरात का बड़ौदा नहीं, हमारे आसपुर में गांव में बड़ौदा वो इसकी राजधानी थी। 1178 में सामंत सिंह ने इसे बसाया था, और इसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वागड़ भौगोलिक शब्द नहीं है, बांगड़ भौगोलिक शब्द है। जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है वो हम आगे चर्चा करेंगे। यह है वागड़, और वागड़ जिसे सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में बसाया था, और बड़ौदा आसपुर की राजधानी। तो ये वागड़ क्षेत्र का संबंध भी इसी भूभाग से। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी क्षेत्र में, और थोड़ा सा देख लेते हैं। यही वागड़ क्षेत्र है जो 1524 ईस्वी में उदय सिंह के काल में यह 2 भाग में बढ़ जाता है। यह माही बेसिन का जो पूर्वी भाग है इसे कहते हैं बांसवाड़ा, और इसका पश्चिमी भाग डूंगरपुर 2 रियासतों में बढ़ जाता है, 2 छोटे भागों में बढ़ जाता है। एक बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। इस प्रकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर बन जाता है। कब, 1524 में उदय सिंह के काल में। तो इस प्रकार इस भूभाग वागड़ क्षेत्र के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट यहां से देखते हैं हम 56 का मैदान, उपजाऊ भूभाग। पहले यहाँ पर 56 गांवों का समूह था जो मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ। वर्तमान में तो वह क्षेत्र रहा नहीं, लेकिन ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य में उपजाऊ भूभाग को, उपजाऊ भूभाग है, इसे क्या कहते हैं, 56 का मैदान। कल हमने 56 की पहाड़ियों के बारे में बात की थी, वो था बाड़मेर में, मोकलसर गांव से लेकर सिमाड़ा, या सिमाड़ा से लेकर बालोतरा के मध्य में जो स्थित 56 घुमंदाकार पहाड़ियां देखी थी हमने, उसे कहते हैं 56 की पहाड़ियां। लेकिन ये क्या है, 56 का मैदान। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, डूना के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है कांठल। कांठल सामान्य भाषा में, हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, नदी के उस पार को कहते हैं, वह उस कांटे का है। तो वहीं से शब्द आया कांठल। तो प्रतापगढ़ में माही नदी के तट को क्या कहा जाता है, कांठल। तो कांठल कहां पर कहा जाता है, प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी के तट को, माही नदी के तट को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। तो इस प्रकार देखो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर व्याघ्र घाट या व्याघ्रपुरी, वागड़, 56 का मैदान। 56 का मैदान के बाद हमने देखा, यहाँ पर क्या देखा, कांठल। तो इस चारों भू आकृतियों का संबंध किससे है, तो यह माही बेसिन से है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बनास बेसिन, सेकंड बेसिन की बात करते हैं, बनास बेसिन।
बनास बेसिन बनास नदी से संबंधित है। यह कुंभलगढ़ या कन्नौर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यह यहाँ से नवीन मिट्टी को लेकर आती है और इसी के आसपास में हमें नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। किस बेसिन में? बनास बेसिन में। तो राज्य की नवीनतम मिट्टी नवीन भूरी मृदा किस बेसिन में पाई जाती है? बनास बेसिन में। भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर जिले में यह पाई जाती है। कौन सी मृदा? नवीन भूरी मृदा। एग्जाम में आपसे मृत्युओं से संबंधित प्रश्न पूछ ले। राज्य की नवीनतम मृदा कौन सी? नवीन भूरी मृदा। या नवीन भूरी मृदा का संबंध किस बेसिन से? बनास बेसिन से। जिले आए तो हमारे पास भीलवाड़ा है, अजमेर है और टोंक जिले। मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में मिट्टी पाई जाती है। तो बनास बेसिन। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए बनास नदी द्वारा अवशिष्ट पहाड़ियों का निर्माण किया गया जिसे पिडमांड कहते हैं। तो पिडमांड एक ज्योग्राफी में नया शब्द फिर से आया, ज्योग्राफिकल शब्द पिडमांड। जैसे हमने पढ़ा था, हमने प्लाया, बालसन, बैथौलित, उसी प्रकार का शब्द आया पिडमांड। पिडमांड क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां जो अपनी अंतिम अवस्था में होती है पहाड़ियां, इन पहाड़ियों को कहते हैं पिडमांड। ये पिडमांड पहाड़ियां किस बेसिन में पाई जाती है? बनास बेसिन में। राजसमंद से प्रारंभ होती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, इनके नदी के सहारे सहारे यह पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पिडमांड। तो अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है। ऐसा पूछा तो क्या कहा जाता है? पिडमांड। या पिडमांड पाए जाते हैं तो पूर्वी मैदान में। और गहराई से पूछे पिडमांड किस बेसिन में पाए जाते हैं? तो बनास बेसिन में पाए जाते हैं। दूसरा, भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक के बीच में उबड़ खाबड़ भूभाग है, असमतल भूभाग है, जिसे खेराड़ कहते हैं। तो खेराड़ का संबंध भी किससे है? बनास बेसिन से। जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य, यानी भीलवाड़ा और टोंक के मध्य असमतल उबड़ खाबड़ भूभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खेराड़। या क्या कहा जाता है? यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पिडमांड। दो शब्द है यहाँ पर हमारे पास, पिडमांड व खेराड़। दोनों का संबंध किससे है? बनास बेसिन से। और इसी क्षेत्र में नवीन मृदा को क्या, नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। राज्य की नवीनतम मृदा आपसे पूछा जाए तो कौन सी मृदा है? नवीन भूरी मृदा। राज्य की कृषि विभाग द्वारा बांटी हुई मिट्टियों में भी आती है, इसलिए आपसे पूछ ले नवीन भूरी मृदा पाई जाती है तो बनास बेसिन में। ठीक है, इसी प्रकार हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में जो हमारी यमुना जो इस प्रकार बहती है, यमुना यहाँ से बहती है आगरा में, तो यह यमुना कभी किसी समय में बाढ़ग्रस्त होने के कारण इसका जल है वो हमारे से पूर्वी राजस्थान तक फैल गया था। पूर्वी राजस्थान तक फैल गया था, जिस कारण हिमालय से लाई हुई जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और कौन सी है? प्राचीन, हर प्रतिवर्ष नहीं आती है, प्राचीन काल की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जहां पर प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे बांगर या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? बांगड़ या बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो बांगर या बांगड़ का संबंध किससे है? तो किस बेसिन से है? बाणगंगा बेसिन से है। इसे बांगर या बांगड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आपसे पूछा जाए राज्य में जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है? कौन सी बेसिन में पाई जाती है? बाणगंगा बेसिन में। जब हम मिट्टियों का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से, इसको कहा जाता है अल्फिसोल्स। हम जब अमेरिकन नाम देखेंगे तो अभी हमें याद रखना है बांगर या बांगड़ का संबंध किससे है? तो बाणगंगा बेसिन से। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन राज्य की मिट्टी कैसी है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, इसलिए कम उपजाऊ। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबल बेसिन के बारे में। हमारे पास चार बेसिन है हमारे पास। माही बेसिन पढ़ ली, बनास बेसिन पढ़ ली, बाणगंगा बेसिन पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कौन सी बेसिन पढ़ रहे हैं हम? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल देश में सबसे ज्यादा उत्खात या अवनालिका अपरदन करने वाली नदी। इस नदी के दोनों तरफ बेसिन प्रवेश करती है। राज्य में इस तरफ भी पठार, इस तरफ पठार है। नदी जहां से प्रवेश करती है ये अपने मार्ग में उत्खातों का निर्माण करती है, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण कर दिया है। इसने राज्य में सबसे ज्यादा उत्खात या अवनालिकाओं का निर्माण करने वाली नदी है। इसके किनारे उबड़ खाबड़ भूभाग पाया जाता है। इस उबड़ खाबड़ भूभाग में जल प्रवेश कर जाता है, जहां जल भरा रहता है, चारों ओर घनी वनस्पति उग जाती है। तो यह नदी क्या क्या निर्माण करती है? हम चंबल बेसिन के बारे में देख लेते हैं। यह नदी, इस नदी को कहते हैं अवनालिका अपरदन करने वाली नदी। नदी की और भी विशेषताएं वो जो हम नदियों में पढ़ेंगे। अवनालिका, उत्खात या कंदराओं का निर्माण होता है इस नदी के किनारे। इन अवनालिकाओं, उत्खात या कंदराओं में जल भरा रहने के कारण इसके आसपास घनी वनस्पति उग जाती है, जिसे बीहड़ कहते हैं। बीहड़ में कुछ उग जाते हैं, जंगल हो जाते हैं, घने जंगल हो जाते हैं। तो बीहड़ घनी वनस्पति, अवनालिका, उत्खात या कंदराओं में जल भरा रहता है, उसके आसपास घनी वनस्पति उग जाती है, जिसे बीहड़ कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे लोग बीहड़ को क्या कहते हैं? खादर। ज्योग्राफी में देखें तो खादर जो उपजाऊ नवीनतम जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को कहते हैं। इसलिए आप अगर
राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर खादर शब्द पढ़े हैं, तो यहाँ पर खादर किसको कहा गया है? बीहड़ को कहा गया है। लेकिन अगर हम भारत का भूगोल और उत्तरी मैदान पढ़ रहे हो भारत का, तो वहां पर खादर शब्द आएगा, वो बांगड़ के जस्ट विपरीत। बांगड़ कम उपजाऊ वाला है, जबकि खादर है वो उपजाऊ भूभाग है। तो यहाँ पर आपसे पूछा ऐसा जाए कि राजस्थान की ज्योग्राफी से पेपर दे रहे हैं और आपको चंबल नदी से लगता है कि इस बेसिन से आया है, पूछ रहा आपको कि बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? खादर। नहीं तो हम खादर, दूसरा शब्द है हमारे पास खादर है, वो ज्योग्राफी में अलग है। खादर उपजाऊ भूभाग को कहा जाता है। तो बीहड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, हम इन बीहड़ों के आसपास ऊपरी भूभाग, पहाड़ी मटीले नुमा ऊपरी भूभाग जो उबड़ खाबड़ भूभाग बना है, इस भूभाग को कहते हैं डांग। तो इस क्षेत्र से हमें क्या क्या मिला है? अवनालिका, उत्खात, कंदरा, बीहड़ या खाद, जिसको खादर भी कहते हैं, और डांग। सबसे ज्यादा डांग प्रभावित जिला है हमारा, वो है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। यह डांग प्रभावित जिले हैं सबसे ज्यादा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है। करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सवाई माधोपुर, धौलपुर व करौली। हम बार बार देखते हैं बिगड़ों में जगन, गुर्जर वगैरह अभी सुर्खियों में रहते हैं। ये सभी का संबंध किससे है? धौलपुर से। ये डांग क्षेत्र है, अखबार में लिखा होता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र प्रभावित सर्वाधिक जिले सवाई माधोपुर, धौलपुर व करौली। डांग को डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं चलाई गई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया गया। कंदरा विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा। और इसका प्रारंभ 1989 से प्रारंभ किया गया। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा भी 2004 में राज्य सरकार द्वारा भी योजना प्रारंभ की गई है, डांग विकास प्रोजेक्ट। डांग विकास प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार इस क्षेत्र के विकास के लिए दो योजनाएं चल रही हैं। कंदरा विकास केंद्र सरकार द्वारा 1989 से प्रारंभ है, दूसरी राज्य सरकार द्वारा 2004 से डांग विकास प्रोजेक्ट। इसकी बात करते हैं हम। डांग विकास प्रोजेक्ट और केंद्र कंदरा विकास कार्यक्रम है राज्य के 8 जिलों में संचालित है। अब आपको हो गया 8 जिले रटे कैसे? जिस प्रकार हमने मरुस्थल के 12 जिले, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये अगर हमने सबसे पहले 2 संभाग, अगर संभागीय व्यवस्था आपको पता है, ये 2 संभागों में कोटा संभाग के जिलों और भरतपुर संभाग के जिलों में संचालित है। अब कहें भरतपुर जिले के संभाग कौन से, कोटा संभाग के, तो ये हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था। तो आपको एक के बाद अगर क्रम से याद है तो इसको रटने की जरूरत नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे 8 जिलों की, बनाने की जरूरत नहीं है। कोटा संभाग में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट देखिए हम भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 8 जिलों में यह योजना संचालित है। कौन सी? केंद्र सरकार की कंदरा विकास कार्यक्रम और राज्य सरकार की डांग विकास प्रोजेक्ट। इस प्रकार यह 2 योजनाएं यहां पर संचालित है। इस प्रकार हमने किसको पूरा किया आज? अभी हमने राज्य के पूर्वी मैदान को पूरा किया। अब हमारे पास कौन बचा? राज्य का दक्षिण पूर्वी पठार। राज्य का जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी का पठार। दक्षिण पूर्वी का पठार। दक्षिण पूर्वी का पठार देखिए राज्य के पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण दिशाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ये राज्य का क्या है? उत्तरी भाग। ये क्या है? राज्य का दक्षिणी भाग। ये राज्य का क्या है? पूर्वी भाग। और ये क्या भाग है? पश्चिमी। देखो ये वाला भाग कौन सा हुआ? ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्व। राज्य के दक्षिण पूर्व में होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। लेकिन देखा जाए तो दक्षिण पूर्व का जो पठार है यह आगे इस प्रकार मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी इसी पठार पर स्थित है, जिसे कहते हैं मालवा का पठार। तो ये कौन सा पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का ही विस्तार है राज्य में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार भी कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण दक्षिण पूर्वी पठार, मालवा के पठार का विस्तार होने के कारण इसे मालवा का पठार। 13वीं शताब्दी में जेताहाड़ा, देवाहाड़ा द्वारा यहाँ पर हाड़ा वंश की स्थापना की जाती है। कौन से वंश की? हाड़ा वंश की स्थापना की जाती है, इसीलिए हम किसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो तीनों ही नाम एक ही है, एक ही पठार है। कौन सा पठार? इस राज्य के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसे दक्षिण पूर्वी का पठार, मालवा के पठार का, मध्य प्रदेश के मालवा का पठार का विस्तार होने के कारण इसे मालवा का पठार, और राज्य के यहाँ पर हाड़ा वंश द्वारा
हाड़ा वंश की स्थापना की गई, इसलिए हम इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। यह राज्य के 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़, इन 4 जिलों में फैला हुआ है। पूर्वी भाग, तो देखिए राज्य के किस ओर है, दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। अभी हमने ये पढ़ी थी चंबल नदी, चंबल नदी के पूर्व में। देखिए वापस से भौतिक प्रदेशों को यहाँ पर मैप में एक बार और हम डिजाइन करके देख लेते हैं। देखो ये हमने राज्य के दक्षिण, राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्या देखिए हमने ये क्या थी, अरावली। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, यह राज्य का कौन सा भाग है, मरुस्थल। ठीक है, इसमें भी हमने बेसिनों शुष्क मरुस्थल बांट दिया था हमने, ये शुष्क मरुस्थल था, ये कौन सा मरुस्थल था हमारा, अर्ध शुष्क मरुस्थल था। ये मरुस्थल भी हमने 4 बेसिनों में बांट दिया था। ये हमारे पास घग्गर बेसिन थी, ये हमारे पास शेखावटी बेसिन थी, ये हमारे पास नागौर बेसिन थी, और ये हमारे पास कौन सी बेसिन थी, लूणी बेसिन थी। अरावली को भी हमने दक्षिण अरावली पढ़ लिया, मध्य अरावली पढ़ लिया और उत्तरी अरावली। इसके बाद में हमने 4 बेसिनों के बारे में पढ़ लिया। राजस्थान की कौन सी बेसिनों के बारे में, यह हमने पढ़ी, माही बेसिन पढ़ ली हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ ली, कौन सी बेसिन पढ़ी हमने, बनास बेसिन पढ़ ली। बनास बेसिन के बाद हमने कौन सी बेसिन पढ़ ली हमने, बाणगंगा बेसिन पढ़ ली। बाणगंगा के बाद में हमने कौन सी बेसिन पढ़ी है, चंबल बेसिन। इनमें मिलने वाली भू आकृतियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब हमारे पास कौन बचा, अंतिम भौतिक प्रदेश कौन सा, दक्षिण पूर्व में स्थित। देखो दक्षिण और पूर्व में स्थित दक्षिण पूर्वी का पठार। देखो दक्षिण पूर्वी का पठार इस चंबल नदी के सहारे सहारे हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार पूरा मध्य प्रदेश में फैला हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इसी पठार पर स्थित है, जिसे यहाँ पर मालवा का पठार कहते हैं। एमपी में इसे मालवा का पठार कहते हैं। तो राज्य में देखो, राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण हम क्या कहते हैं इसे, दक्षिण पूर्वी का पठार। तो राज्य में एक तो क्या कहा जाता है इसे, दक्षिण पूर्वी पठार। दूसरा ये कौन से पठार का भाग है, मालवा के पठार का, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13वीं शताब्दी में जेताहाड़ा देवाहाड़ा द्वारा हाड़ा वंश की स्थापना की गई, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो एग्जाम में जैसा कैसा भी प्रश्न आए, तीनों एक ही हैं। पहली बात तो उत्सव को अभी तक क्लियर नहीं होगी, अलग अलग पठार हैं या एक ही, तो तीनों एक ही है। राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इस दक्षिण पूर्वी का पठार, मालवा के पठार का ही राज्य में विस्तार होने के कारण मालवा का पठार, और हाड़ौती का पठार हाड़ा वंश की स्थापना के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यह राज्य के 4 जिलों में, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। राज्य के कौन कौन से जिले हैं, यहाँ पर कौन सा जिला है, कोटा, यहाँ पर कौन सा जिला है, बूंदी, और कौन सा जिला है, बारा, और ये कौन सा जिला है, झालावाड़। तो इन 4 जिलों में फैला हुआ। दूसरी बात करें, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में, अरावली के बाद में निर्मित भूभाग है राज्य का। क्रिटेशियस युग में ज्वाला केंद्र दरारे ज्वालामुखी उद्गार से इस भूभाग का निर्माण हुआ। तो कौन से युग में हुआ, क्रिटेशियस युग में। किसके, ज्वालामुखी उद्गार से गर्म तप्त मैग्मा जब बाहर आया और ठंडा होकर जमा, ये जो लावे के रूप में एक परत के बाद दूसरी परत, ये सामान्य भूभाग से एक भूभाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। गर्म तप्त पदार्थ ठंडा होने के बाद किस रंग का हो गया, काले रंग का। इसलिए कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, जिसे वर्टिसोल्स कहते हैं। राज्य की उपजाऊ मिट्टी है ये, राज्य की उपजाऊ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी या वर्टिसोल्स जिसे कहते हैं, वो पाई जाती है, जिसको आगे हम अध्ययन करेंगे। तो यह पूरा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में काली मृदा पाई जाती है। ज्वालामुखी निर्मित क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। निर्माण अवधि में देखें तो अरावली के बाद में दूसरा भूभाग है जिसका निर्माण हुआ है। इस भूभाग की बात करें, इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। इस भूभाग की औसत ऊंचाई कितनी है, 550 मीटर। इस श्रृंखला में बात करते हैं तो कुछ उच्च भूभाग में, देश भूभाग में भी उच्च भूभाग है, जैसे शाहबाद उच्च भूभाग। शाहबाद उच्च भूभाग ये मिलता है हमें कहां पर, बारां जिले में। शाहबाद उच्च भूभाग कहां मिलता है, बारां जिले में। जबकि गांधार डग उच्च भूमि, गांधार डग उच्च भूमि यह मिलती है हमें झालावाड़ जिले में। तो इस भूभाग पठार के ऊपर भी हमें उच्च भूभाग मिलते हैं। ये शाहबाद उच्च भूमि और गांधार डग उच्च भूमि कहां मिलती है, शाहबाद उच्च भूमि बारां में, गांधार डग उच्च भूमि का संबंध कहां से है, झालावाड़ से है। एक और पठार हमें मिलता है अडावल का पठार बूंदी में। अडावल का पठार हमें कहां पर मिलता है, बूंदी में। तो इस प्रकार इस भूभाग पे कुछ पठार या उच्च भूभाग है, अडावल बूंदी में, शाहबाद उच्च भूमि बारां में, गांधार डग उच्च भूमि झालावाड़ में। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 550 मीटर। जिस प्रकार अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, इस प्रकार इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 550 मीटर। इसमें बात करते हैं हम, तो यह हमारा यहाँ पर जिला है सवाई माधोपुर।
मुख्य रूप से सवाई माधोपुर और बूंदी। यहाँ पर कौन सा है? बूंदी। सवाई माधोपुर और बूंदी के समानांतर एक श्रृंखला, एक श्रेणी या कंगार के रूप में स्थित खड़ा भूभाग है जिसे कहते हैं विंध्यन श्रेणी या विंध्यन कंगार। ये विंध्यन श्रेणी राज्य में देखें तो बूंदी और सवाई माधोपुर से प्रारंभ होते हुए राज्य में चित्तौड़गढ़ होते हुए यह मध्य भारत में फैली है और मध्य भारत में सिसारमा बिहार तक जाती है। विंध्यन श्रेणी जिसका निर्माण बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से हुआ। एग्जाम में आपको खनिजों से लेकर के प्रश्न पूछे जाए तो पूछा जाएगा बलुआ पत्थर किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन में सामने अरावली, तो अरावली नहीं है। चूना पत्थर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की प्रधानता किस श्रेणी में मिलती है, तो विंध्यन श्रेणी में। विंध्यन श्रेणी का मुख्य रूप से प्रारंभ ऐसे तो धौलपुर करौली तक भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तार कहां से मिलता है हमें? सवाई माधोपुर और बूंदी से इसका विस्तार मिलता है, जो अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों के रूप में फैला, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो कौन सी श्रेणी है? विंध्यन कंगार या विंध्यन श्रेणी राज्य में प्रारंभ सवाई माधोपुर और बूंदी से होते हुए यह चित्तौड़गढ़ होते हुए कहां तक फैली हुई है? बिहार के सिसारमा तक फैली हुई है। राज्य में इस प्रकार इसका विस्तार है, चंबल नदी के सहारे सहारे कंगार के रूप में खड़ी हुई है। बूंदी व सवाई माधोपुर में अरावली, यहाँ पर जो अवशिष्ट पीठमांड है वो यहाँ तक पाए जाते हैं, तो सवाई माधोपुर और बूंदी में अरावली का मिलन स्थल या अलग करती हैं, ऐसा पूछा जाए तो कहां पर? सवाई माधोपुर और बूंदी के मध्य में। यहीं पर हम वन्य जीवों से पूछ ले आपको अरावली, और यहाँ पर देखें तो कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य है हमारे पास रणथंभौर, तो रणथंभौर है। यहाँ से आपसे पूछ ले कोई प्रश्न घुमा फिरा कर, तो रणथंभौर में कौन सी दो पहाड़ियों का मिलन स्थल है? एक तरफ कौन है? विंध्याचल श्रेणी और एक तरफ कौन है? अरावली। तो दो श्रेणियां यहाँ पर मिलन स्थल है, सवाई माधोपुर और बूंदी के बीच में ना। जमवारामगढ़ भी आ जाए एग्जाम में, तो ये दोनों ही श्रेणियां, दोनों ही अभ्यारण्यों के बीच में कौन कौन सी पहाड़ियां? एक तरफ हमारी विंध्यन श्रेणी है और एक तरफ कौन सी? अरावली। यहाँ से इन दोनों का मिलन स्थल भी है। अब देखिए ये विंध्यन श्रेणी हमें निम्न श्रेणियों के रूप में विभक्त है। बूंदी जिला, ये बूंदी जिले में देखें, बूंदी जिले में इस विंध्यन श्रेणी का रूप कैसा है? अर्धचंद्राकार रूप है। अर्धचंद्राकार आपसे पूछा जाए, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, तो किस जिले में है? बूंदी जिले में। कौन सी पहाड़ियां? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी है संतूर। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी है संतूर 553 मीटर। यह पूर्वी राजस्थान की ऊंची चोटी है। यहां मुझसे पूछा जाए दक्षिण पूर्वी पठार की ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? संतूर। संतूर किन पहाड़ियों में स्थित है? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। तो ये याद रखना वहां पे संतूर का संबंध अर्धचंद्राकार पहाड़ियों से है और बूंदी जिले से। बूंदी व बारा के बीच में इनका आकार और थोड़ा सा गहरा हो जाता है। घोड़े की नाल नुमा, इसे घोड़े की नाल नुमा, पंजानुमा या रामगढ़ की बूंदी पहाड़ियां कहां पर? बूंदी व बारा के मध्य में। कौन सी पहाड़ियां? घोड़े की नालनुमा, घोड़े की नालनुमा, इसे ही पंजानुमा या इसे ही रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। और किन के बीच में है यह? तो ये किन के बीच में है? बूंदी व बारा के मध्य में है। इससे आगे चलते हैं हम, तो देखें हम कोटा और झालावाड़ के लगभग मध्य में, लगभग इनके मध्य में पहाड़ियां हैं, जिसे कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां पर है? कोटा जिले में। मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों की ऊंची चोटी की बात करें तो चंदनवाड़ी। कौन सी? चंदनवाड़ी 517 मीटर यह इसकी ऊंची चोटी है। कहीं 512 मीटर भी लिखा हुआ, इसकी ऊंची चोटी कितनी है? 517 मीटर। कौन सी है? चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी का संबंध किससे है? तो मुकुंदरा पहाड़ियों से। जबकि संतूर का संबंध किससे है? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों से। एक तरफ पहाड़ियां, एक तरफ चोटियां, और मिलान करो जैसा प्रश्न भी आ जाए आपसे तो ध्यान रखना है ना। संतूर अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जबकि चंदनवाड़ी किसकी है? मुकुंदरा पहाड़ियों की 17 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी है। इसी बात में कोटा शहर के चारों ओर कुंडलानुमा पहाड़ियां। कोटा शहर के चारों ओर कुंडलानुमा पहाड़ियां। कुंडलानुमा पहाड़ियां किस शहर के चारों ओर है? तो कोटा। देखो हमने 3 शहरों की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया। गिरवा या तश्तरीनुमा पहाड़ियां उदयपुर जिले की, सर्पिलाकार पहाड़ियां या नाग पहाड़ियां किसके चारों ओर? अजमेर शहर के। और कुंडला पहाड़ियां किसके चारों ओर? कोटा शहर के चारों पहाड़ियों को क्या कहते हैं हम? कुंडला पहाड़ियां कहते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया। हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में अध्ययन किया। अंतिम रूप से फिर से हम इसे खाली डायग्राम में एक बार और देख लेते हैं। अगर आप क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि
कौन सा भूभाग किस दिशा में या आपको पूर्व से पश्चिम भौतिक प्रदेशों का क्रम कौन सा सही है, ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो हम इसे एक बार और मानचित्र में हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बांट रखा है, ये था हमने शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये हमारे पास? शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, इसके बाद हमने देखा था ये हमारे पास कौन सी बेसिन है? नागौर उच्च भूमि। ये हमारे पास कौन सी बेसिन है? लूणी बेसिन। ये कौन सी है? शेखावटी। और ये कौन सी बेसिन है हमारे पास? घग्गर बेसिन। इसके बाद देखें हमने अरावली को। ये कौन सी अरावली है हमारे पास? दक्षिण अरावली। ये कौन सी अरावली है हमारे पास? मध्य अरावली। और यह कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। फिर देखिए हम हमारे पास यहाँ पर कौन सी बेसिन थी, हमने देखी थी यहाँ पर माही बेसिन। कौन सी बेसिन है हमारे पास? माही बेसिन। यहां पर हमने कौन सी बेसिन देखी? ये हमारे पास बनास बेसिन। यहां पर ये हमारे पास कौन सी बेसिन है? चंबल बेसिन। और यहां पर ये कौन सी बेसिन है? बाणगंगा बेसिन। और ये हमारे पास कौन सा में पठार है? पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार। तो इस प्रकार हमने, और इसी चंबल बेसिन के सहारे सवाई माधोपुर और बूंदी के बीच में ये जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी है, जिसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने राज्य के 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में अफवातंत्र या राजस्थान की जलवायु के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।